बच्चों, आज कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 28 में हम लोग विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग के विषय में बातचीत करेंगे। इससे पहले आपको याद करना होगा कि विभाजन सूत्र क्या है और मध्य बिंदु सूत्र क्या है। ये दोनों आपको याद होने चाहिए और इन खाली स्थानों में आपको लिखने हैं। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ लेंगे, जैसे कि हमने इनको विभाजन सूत्र को किस चीज़ में इस्तेमाल किया था। रेखाखंड को बांटने में इस्तेमाल किया था। तो अब प्रश्न है, क्या सिर्फ रेखाखंड को बांटने में ही इसका इस्तेमाल होता है? मध्य बिंदु सूत्र है, क्या से मध्य बिंदु निकालने के लिए और कहीं इसका किसी जगह इस्तेमाल नहीं होता? आइए हम मिलकर सीखेंगे कि ये दोनों सूत्र और भी अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये सभी विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग होंगे। जैसे स्थिति नंबर 1 है, उसको देखेंगे। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3, ये विभिन्न प्रकार की स्थितियां हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे आप ये देखिए, ये विभाजन सूत्र है। यदि हमारे पास दो बिंदु दिए हो x1 y1 और दूसरा बिंदु हो x2 y2, ये दो बिंदु यदि हमारे हैं और इनको कोई पॉइंट P जो है वो विभाजित कर रहा है, तो x y इसके निर्देशांक निकालने के लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होता है। m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 m2। तो ये आगे वाला x1 होता है, फिर y1 होता है, दूसरे पॉइंट में ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। इसके बाद मध्य बिंदु सूत्र, हमें किसी भी चीज़ का मध्य बिंदु निकालना है। जैसे ये दो बिंदु है, इसका हम मिड पॉइंट या मध्य बिंदु निकालना चाहते हैं, तो हम x1 प्लस x2 बटा 2 कर देते हैं और इसी प्रकार y1 प्लस y2 बटा 2 कर देते हैं। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। पहली स्थिति, यदि हमारे पास कुछ चतुर्भुज हो, जैसे आयत हो, वर्ग हो, समानांतर चतुर्भुज हो या समलंब हो, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा इन चतुर्भुजों के निर्देशांक बिंदु भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो हमने जितने लिखे हैं, समलंब, समानांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग, इनके जब हम विकर्ण बनाते हैं, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो हिस्सों में बांटते हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र का यहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 देखते हैं हम। एक समानांतर चतुर्भुज है हमारे पास, ए बी सी डी। इसके निर्देशांक दे रखे हैं, ए दे रखा है 7 2, बी दे रखा 8 3, सी 9 4 और डी पी 3। तो आगे वाला पॉइंट एक्स का मान 7 है, पीछे वाला पॉइंट जो होता है ये तुम्हारा कोटि होता है, भुज कोटि। आगे एक्स वाई, भुज कोटि, ये भुज ये कोटि, ये भुज ये कोटि, ये एक्स ये वाई। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद हमें पी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे P हमें नहीं पता है, इसका मान हमें निकालना है। अब हम यहाँ पर अपनी पीछे की प्रीवियस नॉलेज जो है, पूर्व ज्ञान जो है आपके पास, कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमने कक्षा 8वीं में पढ़ा था सबसे पहले। इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास जो ABCD चतुर्भुज बना हुआ है, इसके विकर्ण जब हम बनाते हैं तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी जो AC का मध्य बिंदु है वही BD का मध्य बिंदु होगा। ये जो आपका AC है, इसका मध्य बिंदु आप निकालोगे और BD का मध्य बिंदु निकालोगे, वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मध्य बिंदु आपने क्या पढ़ा था, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये देखो, मैंने ए के निर्देशांक लिख रखे, ये सी के निर्देशांक निकल रखे। तो AC का अगर मुझे मध्य बिंदु निकालना है तो मैं क्या करूँगी, x1 7 है और x2 है 9, इन दोनों को जोड़ दूंगी, 7 प्लस 9 बटा 2। तो आप ये देख रहे हो 7 प्लस 9 बटा 2। इसी प्रकार y के निर्देशांक जोड़ देंगे, 2 प्लस 4 बटा 2, तो ये 2 प्लस 4 बटा 2। इसको हल कर देंगे, 7 9 जमा 9 16 बटा 2, ये 6 बटा 2 और फिर आपके पास 16 बटा 2 और 6 बटा 2 आ गया। x का मान 16 बटा 2 और y का मान हो गया 6 बटा 2। ठीक है, अब इसी प्रकार BD का मध्य बिंदु निकालते, ये B के निर्देशांक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 जमा P बटा 2, ये 8 जमा P बटा 2 और y के निर्देशांक में 3 जमा 3 बटा 2, तो 6 बटा 2 आ गया। तो अब यहाँ पर x के जो निर्देशांक है और y के निर्देशांक, चाहे हम AC से निकालें चाहे BD से निकालें, मध्य बिंदु तो दोनों का एक ही है। तो दोनों के x वाले निर्देशांक एक जैसे होने चाहिए और दोनों के y के निर्देशांक एक जैसे होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि 16 बटा 2 2 है, ये x निर्देशांक है, भुज है। इसका x निर्देशांक क्या है, 8 जमा P बटा 2, ये दोनों बराबर होने चाहिए। 16 बटा 2 8 जमा P बटा 2 के बराबर होना चाहिए। y तो 12 आ ही रहा है, 6 बटा 2 6 बटा 2। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे, इससे हमें P का मान मिल जाएगा।
ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। तो 16/2 आपका 8 जमा पी बटा 2 के बराबर हो गया। बटा दो ऐसे ही कट जाएगा, यानी 16 आपका 8 जमा पी के बराबर हो गया। अब ये एक सिंपल समीकरण है, एक सरल समीकरण जिसको आप हल कर सकते हो। 8 को इस तरफ लाओगे, माइनस का निशान हो जाएगा, तो 16 - 8 क्या होता है? 8। तो पी का मान आ गया 8। तो हमने क्या देखा कि हमने मध्य बिंदु द्वारा इस समानांतर चतुर्भुज के वो पॉइंट निकाल दिए जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो मध्य बिंदु का इस्तेमाल हुआ। आइए दूसरी स्थिति देखते हैं। एक स्थिति हमने ये पढ़ी थी विभाजन सूत्र में कि जैसे ये एक रेखाखंड है ए और बी, ये 3 भागों में समत्रिभाजित हो रहा है। समत्रिभाजित यानी समान, त्रि यानी 3, समान 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, भाग विभाजित हो रहा है। तो विभाजन सूत्र द्वारा हम इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। कैसे? जैसे अगर बिंदु P है और बिंदु Q है, ठीक है। अब ये बिंदु P आप देखो, Q ये इस तरीके से प्लेस्ड है AB के ऊपर कि 3 बराबर हिस्से बन रहे हैं, यानी AP PQ के बराबर है और ये QB के बराबर है। तो हमने एक ही चीज़ के 3 बराबर हिस्से कर दिए, इसलिए हम इसको समत्रिभाजित कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें P पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? P पॉइंट देखिए, ये यहाँ पर ये एक हिस्सा बन रहा है और ये 1 2 हिस्सा बन रहा है। तो अगर P के निर्देशांक लिखने हैं तो हम इसको लिखेंगे 1 सही 2, 1:2, क्योंकि P जो है यहाँ पर ये देखिए ये एक हिस्सा बन रहा है P के लिए और ये इधर 2 हिस्सा बन रहा है, तो 1:2 रेशो हो गई, 1 सही 2 का अनुपात हो गया। इसी प्रकार अगर मैं Q बिंदु को देखती हूँ तो Q बिंदु के अंदर यहाँ पर 2 हिस्से हो गए और ये एक हिस्सा हो गया, तो Q के लिए आपकी क्या रेशो रहेगी? 2:1, ये अनुपात रहेगा। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि बिंदु P है तो आपको अनुपात किस तरह से लिखना है? 1 सही 2, और बिंदु Q है उसके लिए 2 सही 2 का अनुपात करना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके पेपर्स में बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके लिए चलो उदाहरण देखते हैं। एक रेखाखंड है AB जिसके निर्देशांक है 4 1, जो हमने यहाँ लिखा, और एक B के निर्देशांक है 2 3। P और Q उसको समत्रिभाजित कर रहे हैं, P समत्रिभाजित कर रहे हैं, तो P के निर्देशांक कैसे होंगे? 1 2 जैसे, और Q के निर्देशांक क्या होंगे? 2 1 जैसे। तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको P और Q निकालना है, ठीक है। तो P और Q कैसे निकालेंगे? P के निर्देशांक आप देख लो क्या है। P के निर्देशांक है आपके 1 सही 2। तो आप रेशो में जो M1 M2 होता है उसकी जगह M1 की जगह आप क्या मान लोगे? P में M1 की जगह आप मानोगे 1 और M2 की जगह मानोगे 2, इससे, ठीक है। और इसको तुम हल करोगे। अब ये तुम्हारा जो A है ये तुम्हारा क्या है? ये x1 y1 है। x1 हुआ तुम्हारा 4 और y1 हुआ तुम्हारा 1। इसी तरह B2 में x2 तुम्हारा हुआ 2 और y2 तुम्हारा हुआ 3। अब तुम वो फॉर्मूला लगा दो, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, तो उससे तुम्हारे P के निर्देशांक निकल आएंगे। ठीक है, रेशो में तुम m:2 डालोगे, और जब Q निकालना हो तो अब m1 m2 यहाँ पे बदल जाएगा। Q में क्या हो जाएगा? m1 तुम्हारा हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा तुम्हारा 1। तो यही बताया जा रहा है कि अब आप विभाजन सूत्र से P और Q के निर्देशांक निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। एक स्थिति नंबर 3 होती है जहां पर हम इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, दूरी सूत्र को, मध्य बिंदु को, विभाजन सूत्र को। वृत्त का केंद्र है ना, सर्कल का जो बीच होता है इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। त्रिज्या होती है यहाँ से बाहर तक की दूरी, ये सारी सब जगह बराबर होती है। व्यास होता है जब त्रिज्या का डबल कर दिया जाए, ये सब व्यास है, ये सब व्यास है। कि अंतिम बिंदु की लंबाई दे रखी है, यानी व्यास के अंतिम बिंदु की लंबाई। तो जैसे ये आपका वृत्त है, ये तुम्हारा व्यास है, ये बिंदु दे रखा है, ये बिंदु, ये दोनों अंतिम बिंदु हैं, ये दे रखे हैं। मध्य बिंदु सूत्र और दूरी सूत्र द्वारा आप अंतिम बिंदु प्राप्त कर सकते हो, या अंतिम बिंदु द्वारा आप मध्य बिंदु प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या है। उदाहरण नंबर 3 में है, एक वृत्त के व्यास के सिरे दे रखे हैं। जैसे आप ये दे रखे हो कि यहाँ पे A बिंदु दे रखा है, B बिंदु, ये व्यास के 2 सिरे हैं, और B 7 4 है, A 3 8 है। वृत्त का केंद्र आपको ज्ञात करना है, यानी बीच वाला पॉइंट P निकालना है। तो केंद्र निकालने के लिए क्या करते हैं? केंद्र निकालने के लिए हमें पता है कि वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो आप क्या करोगे? 3 + 7/2, इसका x पॉइंट लिया, इसका x पॉइंट लिया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा 10/2 और फिर आ जाएगा 5। ये तुम्हारा 10/2 और फिर आ जाएगा 5। तो x पॉइंट तो तुम्हारा आ गया 5 P का।
है ना, P का x पॉइंट तुम्हारा 5 आ गया। इसी प्रकार अगर मुझे y वाला निर्देशांक निकालना है, P का Py निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 जमा 4/2। अब y वाले पॉइंट ले लोगे 8 और 4, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 12/2 और ये तुम्हारा आ जाएगा 6, यानी Py तुम्हारा हो गया 6। ठीक है, तो यानी मध्य बिंदु से हमने इसका केंद्र तो निकाल लिया 5 और 6। ठीक है, बहुत आसान है मध्य बिंदु तो तुमने 3 जमा 7/2 8 जमा 4 तो 5 6 आ गया, Pxy आपने निकाल लिया। ये चीज़ हमने हल कर ली। अच्छा, दूसरी चीज़ इसने बोली वृत्त का व्यास निकालो। व्यास निकालने का मतलब है जैसे आपने ये लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास होती है, तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र तुम्हारा क्या होता है x2 - x1 का वर्ग। तो x2 की जगह क्या लिखोगे, x2 की जगह लिखोगे 7, है ना, x2 तुम्हारा 7 है, और x1 की जगह लिखोगे 3, और जमा y2 - y1 का वर्ग। तो y2 की जगह क्या लिखोगे 4, और y1 की जगह लिखोगे 8। ठीक है, ये हमने लिख रखे। ये बस इनकी वैल्यूज़ डाल दीजिए और इनको सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो आपको ये माइंड लगाना आना चाहिए कि मैं कहाँ पर किस जगह का किस चीज़ का इस्तेमाल करूँ, कौन सा सूत्र, कहाँ पे मध्य बिंदु इस्तेमाल करना है, कहाँ दूरी सूत्र इस्तेमाल करना है, कहाँ पे विभाजन सूत्र का प्रयोग हो रहा है। ये नॉलेज आपकी, ये इंसाइट होनी चाहिए अंदर से, खुद से आपको समझ आ जाना चाहिए कि मुझे किस चीज़ को अप्लाई करना है। उसके बाद सॉल्विंग पार्ट तो बहुत ही ईजी है, आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। इन वैल्यूज़ को डालोगे तो 3 में से 7 गए 4, 8 में से 4 गए 4, फिर 4 का वर्ग होता है 4 गुना 4। अब आपको अच्छे से पता ही चल गया ना वर्ग कैसे करते हैं। 4 गुना 2 8 नहीं होता, ये गलत है। 4 गुना 4 16 है। इसी तरह ये 4 गुना 4 16 हो गया, तो 16 जमा 16 क्या हुआ 32। तो 32 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब वर्गमूल निकालने के तुम्हारे जो छोटे छोटे हैं उसमें तुम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हो। जैसे तुम्हारा रूट 32 आया ये, तो इसको हम क्या करते हैं 16 गुना 2 32 होता है हमारा। तो 16 से तुम्हारा 16 किस क्या होता है 4 गुना 4, तो ये एक 4 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, क्योंकि ये अकेला है, इसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बना, कोई पैरिंग नहीं हुई। अभाज्य गुणनखंड में पैरिंग करते जाते, जोड़े बनाते जाते और एक एक बाहर निकाल देते हैं। तो 16 जो होता है वो 4 गुना 4 से बन जाता है। ठीक है, तो ये तुमने दूरी सूत्र द्वारा वृत्त का व्यास निकाल दिया। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। फिर वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या और व्यास के बीच में क्या संबंध होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो जो तुम्हारा व्यास निकला उसको 2 से भाग कर दो, 4√2 को 2 से भाग करना है। तो अब तुमको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस 2 को इस 2 से मत काट देना, ये बहुत गलत है, वेरी रॉन्ग। ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि वो तो अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तुम इसको नहीं काट सकते हो। समान एक इसको काटोगे 2 दूनी 4, तो तुम्हारा 2√2 आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे सोचेंगे मैंने 2 से 2 काट दी, ये एक अपरिमेय संख्या, इसके साथ रूट है बच्चों, ये नहीं काट सकते। ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना, कि हमने ये देखा था कि कैसे परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको भी हमने पढ़ा था ना। तो इस प्रकार से तुमने 3 प्रश्न कर दिए। देखो बच्चों, वृत्त का केंद्र निकाल दिया, व्यास निकाल दिया, त्रिज्या निकाल दी, और इनमें किस चीज़ का इस्तेमाल करा है, दूरी सूत्र का और मध्य बिंदु का, बस। ठीक है, तीसरी स्थिति देते हैं। अच्छा, 3 स्थितियां हम कर चुके हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है। जैसे अगर आपके पास ABCD ये पॉइंट दे दिए, सबके निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, A दे रखा है आपको 0 0 और B दे रखा है 3 0। इसी प्रकार आप C के और D के लिख लोगे। तो हमें कैसे पता चलेगा समानांतर चतुर्भुज है। याद करो पिछली वर्कशीट में आपको बताया था, अगर ये साइड इस साइड के बराबर हो और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो, यानी AD BC के बराबर हो, अपोजिट साइड बराबर हो गई है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। लेकिन ये तो रेक्टेंगल में या आयत में भी होता है। तो उसके बाद हम ये निकालेंगे, ये आपका है विकर्ण। ठीक है, विकर्ण निकालेंगे AC और BD। अगर इनके विकर्ण AC और BD एक दूसरे से बराबर नहीं आ रहे तो ये समानांतर चतुर्भुज होगा। अगर ये बराबर आ गए, AC और BD बराबर आ गए, तो ये एक आयत होगा। समझ गए। तो इस विकर्ण वाले पॉइंट से ही पता चलेगा कि ये समानांतर चतुर्भुज है या नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये इन सब की दूरी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे दूरी सूत्र है ना, लंबाई का तो हमें दूरी सूत्र से ही पता चलता है। तो ये प्रश्न हमने हल कर रखा है बच्चों। ये आपके पास ABCD है, ये आप देख रहे हो AB, ये BC,
ये सी डी, ये डी, इनके पॉइंट लिखे हैं 0 0। अब जैसे ए बी दूरी निकालनी, ये आपकी कंडीशन है कि ए बी सी डी के बराबर होना चाहिए, ए डी बी सी के बराबर होना चाहिए, और ए सी और बी डी बराबर नहीं होनी चाहिए समानांतर चतुर्भुज के लिए। ठीक है, अब आप ए बी निकालोगे तो ए बी के लिए फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 क्या है 3, 3 माइनस 0 का वर्ग। ठीक है, फिर 0 माइनस 0 का वर्ग, ये चीज़ आ गई। 3 में से 0 गए 3, 3 का वर्ग 0 माइनस 0 0 ही होता है। 3 का वर्ग हल करोगे तो क्या आता है 9, 9 का वर्गमूल लोगे तो 3, और सीधा तुम देख ही सकते हो 3 गुना 3 है, यहाँ पे 2 और ये वर्गमूल का निशान कट जाता है। तो एक दूरी ए बी आपकी 3 आ गई। उसके बाद सी डी देखिए, सी डी के अंदर ये सी और डी ये पॉइंट है, तो तुम्हारा एक्स क्या है यहाँ पे 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का वर्ग हो गया, फिर ये 1 माइनस 1 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर लो। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करने में माइंड बिल्कुल फोकस में होना चाहिए कि हम एक्स वाई उल्टा पुल्टा ना लिख दें। जब ये फोकस होके कर दिया उसके बाद अब ये चीज़ तो आप मिस्टेक नहीं कर पाओगे। 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, तो 3 का वर्ग ये फिर 3 आ गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारी सॉल्व हो गई, और अब हम देख रहे हैं ए बी और सी डी बराबर आ रही हैं, दोनों 3 3 आ रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे वाले पॉइंट्स कि दूसरी भुजाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो हम ए डी देखते हैं, ये ए डी है। तो अब इसके अंदर तुम क्या करोगे, x में से दोनों x माइनस करोगे तो 1 माइनस 0, और दोनों y माइनस करोगे तो 1 माइनस 0। तो 1 में से 0 गया 1, 1 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, ये वर्ग है 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 1, ये 1 आएगा। कुछ बच्चे अभी भी इसमें ये गड़बड़ कर रहे हैं कॉपीज़ में, मैं देख रही हूँ 1 इंटू 2 2 कर रहे हैं। जो बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे होते, नहीं समझ रहे होते, ये ऐसी मिस्टेक चलती है उनकी ना। आप 1 का वर्ग का मतलब है 1 को 1 से गुना करना है, तो ये 1 ही आएगा। तो 1 जमा 1 फिर क्या हो जाएगा 2, तो √2 आपका ये आ जाएगी साइड। ठीक है, अब अगली भुजा को देख लेते हैं हम, कौन सी भुजा रह गई है हमारी, ए डी भी हो गया, बी सी भी हो गया, चारों भुजाएं हो गई। बी सी ये भी हो चुकी है आपकी, इसके अंदर 4 में से 3 गए। ठीक है, फिर 1 में से 0 गया, 4 में से 3 गए, 1 का वर्ग 1 का वर्ग, ये भी √2 आ गया। तो हम देख रहे हैं ये दोनों भुजाएं ये बराबर हैं। तो एक ये कंडीशन तो आपकी हो गई, ए सी इक्वल टू बी डी भी हो गया, ए डी इक्वल टू बी सी भी हो गया। अब हम इनके विकर्ण चेक करते हैं ए सी। तो ए सी के लिए तुमको ये पॉइंट लेने पड़ेंगे, 4 माइनस 0 ये आ गया, फिर 1 माइनस 0 ये आ गया। तो 4 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 1 का वर्ग होएगा 1, तो √17 आ जाएगा। इसी प्रकार आप बी डी लोगे, इसमें दूरी सूत्र लगाओगे तो 3 माइनस 1 का वर्ग, 1 माइनस 0 का वर्ग, तो तुम्हारा 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 का वर्ग, और 1 माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 4 जमा 1, ये आ जाएगा √5। तो आप देख रहे हो एक जगह √17 आ रहा है, एक जगह √5 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो ए सी जो है वो बी डी के बराबर नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक समानांतर चतुर्भुज है। अब ये प्रूव हो गया कि ये आयत नहीं है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, यदि बिंदु P और Q, ये बिंदु दे रखे A और B, और P और Q दो बिंदु हैं जो इसको 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। जो मैं कह रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखिए, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, P और Q इसको 3 भागों में बांट रहे हैं। मैंने आपको बताया था P को कैसे लिखेंगे 1 2, और Q को लिखेंगे 2 1, अनुपात इनका। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम x पॉइंट निकाल रहे हैं m1 x2 प्लस m2 x1 P वाले का, और यहाँ पे m1 को क्या लिखोगे 1 और m2 को लिखोगे 2, तो ये 1 जमा 2, m1 m2 1 जमा 2 रहेगा। अब m1 क्या है 1, 1 को किससे गुना करना है x2 से, x2 क्या है 2, 1 को 2 से गुना किया, और 2 को 1 से x1 से गुना किया जो 2 है तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया। 1 को -7 से गुना करेंगे -7, 2 गुना 2 4, तो तुम्हारा -7 जमा 4, यहाँ पे एक -1 प्लस है, माइनस कर दोगे, निशान 7 का रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो -3/3 करके -1 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी इंटीजर्स की पूर्णांक की नॉलेज चल रही है यहाँ पर, और तुमने विभाजन सूत्र लगाया। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका y वाला पॉइंट निकालते हैं। तो बिल्कुल सेम है ये m1 y2, तो m1 की जगह हमें 1 लिखना है, m1 1 होता है, और y2 तुम्हारा क्या होगा 4, तो 1 को 4 से गुना किया। फिर m2 तुम्हारा है 2, और यहाँ पे y1 है -2, तो ये तुमने कर दिया। तो 1 गुना 4 4, 2 - 2 -4, और 1 जमा 2, तो m1 प्लस m2 है। 4 में से 4 गए 0/2, और -1 और 0। तो P के निर्देशांक क्या हो गए, पहले हम x वाला पॉइंट लिखते हैं
-1, फिर हम y वाला पॉइंट लिखते हैं 0। तो ये p के निर्देशांक आ गए। इसी प्रकार q के निर्देशांक निकालने, तो q में बस क्या फ़र्क हो जाएगा, p में 1 2 करा था तो q में 2 1 हो जाएगा अनुपात उसका। ठीक है, तो x1 x2 तो वही रहेंगे बिल्कुल। ये जो -7 है 2 है, ये देखो -7 2, यहाँ पे 4 2, ये बिल्कुल सेम रहेंगे। सिर्फ m1 m2 की पोजीशन बदल रही है। तो जहाँ पे 1 था वहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 1, ठीक है, 2 जमा 1 हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1 जमा 2 है कि 2 जमा 1। तो ये वाली पोजीशन तुम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 1 पे था क्योंकि यहाँ पे ये m1 था, अब की बार m1 क्या है, 2 है। तो इसको जब पूरा अप्लाई करोगे, 2 को -7 से किया -14 जमा 2 बटा 3, दोनों को माइनस करोगे, 14 में से 2 गए -12, 3 से भाग करोगे -4 आ जाएगा ये, और ये तुम्हारा आ जाएगा इस प्रकार से 2, तो -4 और 2 हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे रिवर्स करके कर सकते हो या सीधा फॉर्मूला, अगर इसमें कन्फ्यूजन लगती है तो सीधा m1 x2 इस फॉर्मूले से कर लो कि m1 की जगह 2 लिखना है, ये तुम्हारा m1 है, ये तुम्हारा m2 है। ठीक है, इसको 2-4 बार इन क्वेश्चंस को करोगे बच्चों, फिर ये बहुत अच्छे से तुमको आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा माइंड में एकदम फोकस बन जाएगा तुम्हारा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को करें। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि p ये तुम्हारा 4p दिया है और 1 0 दिया है, वृत्त के व्यास के अंत बिंदु है, जैसे ये लिया तो ये अंत बिंदु हो गए, ये 2 बिंदु दे रखे हैं वृत्त के, है ये a है, अगर ये b है तो ये तुम्हारा 4p है और ये तुम्हारा 1 0 है, और व्यास की लंबाई दे रखी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी है 10। तो वृत्त का केंद्र निकालो, ये निकालना है बीच। तो बीच निकालने का एक तरीका है, मध्य बिंदु निकाल लो, a और b के x वाले पॉइंट जोड़ दो और इनके y वाले पॉइंट जोड़ दो, तो मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, और दूरी सूत्र भी हम लगा सकते हैं क्योंकि ये जो लेंथ 10 दी है ये दूरी सूत्र के लिए हो सकती है। चलो हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो ये हमने चित्र बना रखा है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु हमने लगाया 4 जमा 1 बटा 2, दोनों के x वाले पॉइंट जोड़ दिए। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया 5 बटा 2। इसी तरह y वाले पॉइंट जोड़े तो वो p है y वाला पॉइंट, और यहाँ पे है 0, p बटा 0 बटा 2, तो ये तुम्हारा p बटा 2 आ गया। लेकिन ये पूरा हल तो हुआ नहीं क्योंकि पूरा केंद्र नहीं निकला ना, p का मान हमें पता नहीं है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि हमारा केंद्र निकला हो। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको वो करते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं। तो ये आपका दूरी सूत्र है, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो x2 की जगह आपने लिख दिया 1, क्योंकि x2 तुम्हारा, x1 तुम्हारा यहाँ पर है 4, ठीक है, और y1 तुम्हारा है p, और x2 तुम्हारा है 1 और y2 तुम्हारा है 0। तो अब तुम इसको लगा रहे हो तो 4 - 1 का वर्ग प्लस p - 0 का वर्ग, और ये सारा हल करके आना चाहिए 10, क्योंकि दूरी सूत्र में बता रखा है कि व्यास की लंबाई 10 है। तो 4 - 1 हुआ 3 का वर्ग और p - 0 हुआ p का वर्ग, ये आना चाहिए 10। तो ये तुम्हारा हो जाएगा √9 प्लस p² = 10। ठीक है, तो ये तुम अब क्या करोगे, यहाँ पे इस स्टेप पे आके 9 और p² को जोड़ सकते हो। क्या तुम इन दोनों को जोड़ दोगे? हाँ, कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत इस पे बड़ा वो लगता है कि फिर हम क्या पढ़ा रहे हैं जब बच्चे ऐसी गड़बड़े करते हैं। बच्चे इसको जोड़ के 9p² लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये दोनों जुड़ ही नहीं सकते, ये दोनों असमान पद है, असमान पदों को हम नहीं जोड़ सकते, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये 9 + p² ही रहेगा। अब यहाँ पे वर्गमूल का निशान हम हटाएंगे। तो वर्गमूल का निशान हटाने के लिए हम दोनों जगह का वर्गमूल, हम क्या करेंगे, दोनों जगह का वर्गीकरण करेंगे। दोनों जगह का वर्गीकरण करेंगे, क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स या वर्गीकरण करें। आप ऐसे बोलोगे, दोनों जगह का वर्ग करें, तो ये इसका वर्गमूल हट जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और ये 10 × 10 होके 100 आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ग कर दिया ना, तो 10 का वर्ग हो गया ऐसे। ठीक है, 9 + p² = 100। तो ये तुम्हारा बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, p² = 100 - 9, 9 को इधर ले आएंगे, ये जो 9 है। ठीक है, तो तुम्हारा p² आ जाएगा, 100 में से 9 गए तो क्या बनेगा, 91। 91 में 9 ऐड करते 100 आता है, तो 91 आ गया। तो p की वैल्यू क्या होगी, √91। ये तुम्हारा हो जाए 13 7 91, ऐसे होता है। तो उसका वर्गमूल हो नहीं सकता, ये अभाज्य संख्या ऐसी रहेगी, इसकी कोई पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो हम √91 ही रहने देते हैं। तो जो तुम्हारा p का मान निकला था 5/2 और p/2, ये p की वैल्यू आई थी 5/2 और p/2। तो अब p की जगह हम क्या लिख देंगे, p की हम जगह लिख देंगे, p की वैल्यू √91 आई है। तो ये इसका केंद्र है। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को किया। अगर ये √81 होता तो आसानी से सॉल्व होकर 9 आ जाता,
है ना। 81 का जो 81 होता है वो 9 गुना 9 होता है, पर 91 आया है तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये कुछ ना कुछ ऐसा पूर्ण वर्ग ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं पूर्ण वर्ग हो, प्रश्न कैसा भी हो, मैथमेटिकल स्टेप में कहीं मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, चाहे आंसर तुम्हें कितना ही वियर्ड लगे। ठीक है, इस काम को अपनी कॉपीज़ में करो बच्चों। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर कुछ नहीं समझ आता तो एक बार, दो बार, तीन बार फिर से देखो इसको, ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अपनी एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करो इसको देख के। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं हम। बाय बाय, थैंक यू।